Hello, friend. I'm Kapil Singh, and do the most welcome to all of you on my YouTube channel, Educators Club. दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी की सीरीज चल रही है इस समय, और हम लोग सीजीएल को मद्देनजर देखते हुए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले लाए हैं। देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि एग्जाम कैप्सूल चल रहा है, बिल्कुल। तो देखते हैं इस कैप्सूल में आज क्या है। अच्छा, तो इसमें एरर के क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। हम्म ठीक है दोस्तों, मिल गया एरर। देखो क्या है। पहली बात तो ये जान लो कि जब हम लिखते हैं डिफिकल्टी, जब भी हम लोग लिखेंगे डिफिकल्टी, DIFFICULTY, डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी के बाद दोस्तों हमें इन लगाना पड़ता है, हमेशा इन लगाना पड़ता है। डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, ये एक फ्रेजल एप्लीकेशन बनता है। ज्यादातर समझाने के प्रोसेस में इसे बताया भी जाता है। ठीक है, समथिंग समझ लीजिएगा आगे। तो डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आया है डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी के बाद हम यहाँ पे टू नहीं लगा सकते दोस्तों, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इन, और फिर यहाँ पे फाइंड में लगाना पड़ेगा आईएनजी। अब देखिए सेंटेंस, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। घर पाने में हमें बहुत ढेर सारी समस्याओं का या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से डिफिकल्टी के साथ आप टू न लगा के इन लगाइए, और जैसे ही इन लगाएंगे तो फिर आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस रूल को जानते हैं कि हमेशा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और कोई भी प्रीपोजिशन जब हम लगाते हैं तो इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो ये भी एक बेसिक रूल है। तो इसी बेसिक रूल के तहत आप जानते हैं कि डिफिकल्टी को देखकर यहाँ टू हो जाएगा इन, और जैसे ही इन आया उस इन को देखकर आपको लगाना पड़ेगा फाइंड में आईएनजी। ये बन गया करेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आते हैं सेकंड में। लिखा है पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस। परसेवरेंस के बारे में एक बात ये भी जानो दोस्तों। पहली बात तो इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता, और पैशंस को हिंदी में कहते हैं धैर्य। धैर्य के साथ साथ दृढ़ता, ऐसी कुछ हिंदी बनाएंगे हम लोग। तो दृढ़ता के बारे में एक चीज ये जानिए कि ये स्पेलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है। और स्पेलिंग जब आप इसे ध्यान से देखें स्पेलिंग में, तो आप इसमें जो एरर बना के पूछता है वो ई और ए ऐसे ही कुछ बना के पूछ देता है। तो आप याद करने के प्रोसेस में खाली इतनी बात जानो कि आपको हर जगह ई का ही यूज करना है, बस एक जगह ए का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये परसेवरेंस जब भी स्पेलिंग रूल्स में आपसे पूछेगा तो इसमें कहीं कहीं ए बना के दे देगा। तो जानिए ए जो आएगा वो रेवेंस, ये रैंस, बस इतने में ही आएगा। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि परसेवरेंस में सिर्फ एक ही जगह ए आएगा, तो ऑटोमेटिक वो जो बना के देंगे उसमें कहीं ना कहीं 2 ए 3 ए इस तरीके से मिला के देते हैं, या हो सकता है चारों पूरे में ई लगा के दे दें। तो आप जानते रहिए कि ए का सीक्वेंस कहाँ था स्पेलिंग का। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो आते हैं हम लोग एरर को देखें क्या है। पैशंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। हाँ ठीक है, मिल गया। देखो क्या है, ये तो मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में। और जैसा कि हम जानते हैं जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, इस तरीके के वर्ड से अगर जुड़ के आए तो जाहिर सी बात है इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। चूंकि पेशेंस सिंगुलर में था, इसलिए हम यहाँ पे आर नहीं लगा सकते,
हमें यहाँ पे इज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मिल गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। The passers-by told us where was the marriage hall and even led us to it। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि इसमें है क्या। ये जितने भी ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, वेयर या जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, इस इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में एक जानकारी आप ये रखिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी आप लिखें तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड बेसिकली दो तरीके का काम करता है। या तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करेगा या तो ये कंजक्शन का काम करेगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है तो इसके बाद रहता है हेल्पिंग वर्ब, फिर रहेगा सब्जेक्ट, और अगर ये कंजक्शन की तरह काम करता है तो पहले रहेगा सब्जेक्ट और फिर रहेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, और जब ये पहचानने में आपको दिक्कत महसूस हो कि पता नहीं यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है या कंजक्शन का काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आप सबसे लास्ट में चले जाओ और देख लो क्या क्वेश्चन मार्क आया है। अगर क्वेश्चन मार्क आया तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर लास्ट में आप जाइए और लास्ट में जाने के प्रोसेस में आपको फुल स्टॉप अगर दिखकर आ जाए तो इसका मतलब ये कंजक्शन का काम कर रहा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, बस इस इट के बाद फुल स्टॉप आया है। तो इसका मतलब ये जो वेयर वर्ड है, ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड का काम नहीं कर रहा बल्कि कंजक्शन का काम कर रहा। तो अगर ये कंजक्शन का काम कर रहा है तो इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, यानी द मैरिज हॉल लिखना पड़ेगा, और इस वॉज को उठा के इस हॉल के बाद लिखना है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटेंस सिंपल में आएगा ना कि इनवर्जन में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में है कंजक्शन का, तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए, बहुत आता है ये। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल जानते होंगे आप लोग, मैथ के स्टूडेंट भी होंगे आप लोग, तो अनुपात समानुपात जो भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। टू द इंक्रीज द इनकम, ठीक है। आर्टिकल प्लस वर्ब इज इक्वल टू नाउन। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है ना आर्टिकल का। तो ठीक है, द इंक्रीज, ठीक है, दोनों नाउन का केस आ रहा है। और इन कंजप्शन इन इनकम, ये भी ठीक आ रहा है। प्रेजेंट में कहानी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रपोर्शनल एडजेक्टिव का पार्ट बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली एडवर्ब है, सही है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमें आंसर टिक करना पड़ेगा डी। इसका आंसर है 4 का आंसर है डी। ठीक, अब आते हैं। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो यही वाला रूल लगेगा, ये जो एज वेल एज वाला रूल था, बिल्कुल यही रूल आप लगाइए। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज या विथ जैसे वर्ड से जुड़े हों तो इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वो ब्रदर इन लॉ है, और ब्रदर इन लॉ सिंगुलर में है। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे, ना कि वर का यूज करेंगे। ठीक, वॉज का यूज होगा ना कि वर का यूज होगा। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाता भी हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस में। एक बार मैं फिर इसका आंसर आपको बता दूं। तो इसका आंसर 1 का आंसर क्या था, बी था। 1 का आंसर था बी। 2 का आंसर क्या था, 2 का आंसर भी था बी। और 3 का आंसर क्या था, 3 का आंसर भी था बी। 4 का आंसर क्या था, 4 तो कुछ नहीं था ना, हाँ, तो इसका आंसर था डी। और 5 का आंसर, हाँ, वर हटाना था, तो इसका मतलब इसका आंसर था सी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हुआ एरर्स के। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये, जरूर इसको प्रैक्टिस में लाइए, जरूर ये लेक्चर सुनिए और देखिए कि कितना बेनिफिट होने वाला है आपको।
और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ओह, ये वन वर्ड बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बारे में कुछ जान लो आप। ये एक स्कोरिंग पार्ट होता है और काफ़ी एसएससी के बच्चे इस चीज़ को जब देखते हैं सामने अपने एग्ज़ाम में तो बहुत खुश हो जाते हैं और ये स्कोरिंग पार्ट है दोस्तों। तो देखते हैं क्या-क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ना पढ़ के हम आपको मीनिंग बता दें तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट, ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। इतिहास का जानकार कह लो या पुरातत्ववेत्ता कह लो, इस तरीके के आदमी को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर ये जो न्यूमिस्टमैटिस्ट वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कॉइन्स या सिक्कों का संग्रहण करता हो, सिक्कों का संग्रहण करता हो, कॉइन्स का। ठीक है दोस्तों? फिर आते हैं फिलाटेलिस्ट। हाँ, फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट का दोस्तों इसका मतलब होता है ये वो लोग हैं जिसे आप डाक टिकट कह लो, कुछ ना डाक टिकट कह लो या कुछ ऐसी पुरानी चीजें कह लो जो बहुत मेमोरेबल टाइप की हैं, ऐसे कलेक्शन करने वाले को फिलाटेलिस्ट कहते हैं। ठीक। और ये क्या है, कनाइजर। ओ माय गॉड, कनाइजर के बारे में तो जरूर ये बात जानिए कि कनाइजर ये वन वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी स्पेलिंग है दोस्तों। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिए, कनाइजर। आप अपने हिसाब से उसका उच्चारण बना लीजिए, CONNOISSEUR। आपको जो एरर बना के देगा मतलब स्पेलिंग वाले में, वो बस इतना ही बना के देगा, शुरुआत के दो छोड़ देगा, लास्ट के दो छोड़ देगा, बस बीच में ही कहीं बना के दे देगा। तो अगर बीच में आप जान लें NNOISSE, अगर ऐसा भी आप बना पाए कुछ अपने मन से तो बहुत अच्छा स्पेलिंग रूल बनेगा। और कॉनाइजर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट या पारखी नजर वाला आदमी, विशेषज्ञ, ऐसा कुछ हम इसकी हिंदी बना सकते हैं। तो ठीक है, मीनिंग अगर हमें मिल गई तो हम आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है वन हु कलेक्ट कॉइन। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता हो। अगर मीनिंग आपको मालूम है दोस्तों तो बहुत आसानी से आप आंसर टिक कर देंगे और इसका आंसर होगा न्यूमिस्टमैटिस्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, बहुत आता है ये। ठीक है, अब इसकी इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है, ओलिगार्ची का मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि जैसे अ, ऐसा ऐसे लोगों का शासन जो बिलोंग टू द हायर फैमिली। इट मीन्स ऑफ दैट सच टाइप द गवर्नमेंट सिस्टम हु इज बिलोंग टू द हायर फैमिली। तो उसी चीज को, या एलिट फैमिली या एलिट पीपल, इस चीज को हम कहते हैं ओलिगार्ची। ठीक है। अब आता है डिक्टेटरशिप। इस नाम से तो परिचित होंगे, डिक्टेटर, हिटलर, ऐसा नाम तो बहुत अच्छी तरह आप जानते होंगे। तानाशाही से मतलब होता है। ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म। हाँ, ये टोटलिटेरियंस, ये टोटलिटेरियंस तो नहीं है, ये टोटलिटेरियनिज्म है। और हम जानते हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ISM आ जाए, निज्म, तो इसकी हिंदी दरअसल होती है लास्ट में वाद। जैसे सोशलिज्म, समाजवाद, ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, टोटलिटेरियंस का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसी कोई पार्टी, ऐसी कोई भी सत्ता जिसमें किसी एक ही आदमी की चलती हो, इसी को टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। ठीक है। और थियोक्रेसी। हाँ, तो थियोक्रेसी माने एक ऐसा पृष्ठ रूल जिसको आप पुजारियों का रूल कह लें, पृष्ठ रूल, ना, इस तरीके के वर्ड। अब आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड। मिल गया, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। तो वन पॉलिटिकल पार्टी, तो आप टोटलिटेरिज्म लगाइए। ठीक।
तो एक ही पार्टी की सत्ता हो, ठीक है। हिंदी में इसका वर्ड जो बनता है वो शायद सर्वसत्ता, सर्वसत्तावाद, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ठीक है, एक ही पार्टी हो जैसे, वो चीज। अब आते हैं क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम चलते हैं पहले मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो मोर्स, मोर्स का तो मतलब होता है रस्मो रिवाज। रस्म, हिंदी मेरी बड़ी गड़बड़ है। रस्म रिवाज, हिंदी के आप स्पेलिंग पे न जाया करिए दोस्तों मेरे। तो हाँ यही होगा, ये रस्म रिवाज, यही स्पेलिंग होगी। तो आप रस्म रिवाज समझ रहे होंगे कुछ अच्छी तरह से। ट्रेडिशंस, परंपराएं, ठीक है। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है जैसे बच्चों में अच्छे राइट्स दिए जाते हैं। संस्कार, 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 ये इसकी हिंदी आप बना सकते हैं, संस्कार। और रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब होता है कोई रिलीजियस फंक्शन टाइप से। रिलीजियस फंक्शन, इट मीन्स ऑफ दैट जस्ट लाइक दिस, अनुष्ठान, अनुष्ठान एक हिंदी शब्द आप बना सकते हैं, अनुष्ठान ना, ठीक है, अनुष्ठान आप बना लीजिएगा। तो ठीक है, आते हैं कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसे रिवाज या आदतें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की। तो रस्मो रिवाज आप लगाइए दोस्तों, मूर्स लगाइए आप, बल्कि मूर्स की जो हमने मीनिंग बताई है उससे अच्छी मीनिंग तो यही है। आप कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप का ही मतलब होता है मूर्स, ठीक। तो हम बिल्कुल ये मीनिंग अटैच कर सकते हैं इसको। आते हैं अगले में, अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर। अरे मीनिंग तो जान लें। एसोसिएशन, एसोसिएशन का हिंदी संघ वगैरह होता है, संघ शायद। लेकिन इसको मैं मतलब इसका बता दूं, इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड विथ अ ज्वाइंट पर्पस। कुछ ऐसे लोग जो एक ज्वाइंट पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसी को एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी देख लीजिएगा डिक्शनरी वगैरह में, मैं इसका मतलब आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं किसी एक ज्वाइंट पर्पस के लिए, उसी को कहते हैं एसोसिएशन। काउंसिल, काउंसिल का भी मतलब होता है एडवाइजरी बॉडी है ये, इसे हम एडवाइजरी बॉडी के सेंस में लगा सकते हैं। हिंदी शायद इसका है परिषद। और फिर इसके बाद है बार, बार ये एडवोकेसी बॉडी है। ये जैसे आपने कोर्ट वगैरह में देखा होगा बार ना, तो ये एडवोकेसी बॉडी है, मतलब वकील से संबंधित मामला इसका होता है। और एक वर्ड है ज्यूरी, ज्यूरी इज द कलेक्शन या ग्रुप ऑफ जजेस, उसी को कहते हैं ज्यूरी। तो देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है अ बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है, अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल। ठीक है, ये तो जज के बारे में पूछ रहा है, ये जज की एक्टिविटी पूछ रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एविडेंस को सुनने के लिए अपॉइंट हुए हैं एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यूरी ही यहाँ टिक करिए, जज के बारे में है तो ज्यूरी का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ जजेस, ठीक है। अब आते हैं इनडिफरेंस टू प्लेजर, आप मतलब जान लो। परसेवरेंस, देखिए दोस्तों फिर आ गया परसेवरेंस। आप प्रैक्टिस के सेशन में रहेंगे तो कुछ वर्ड तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप उस वर्ड से इतनी बार आपको तकल्लुफ हो चुकी होगी कि आप देख चुके होंगे उस वर्ड को कि आपको याद हो जाएगा वैसे ही। तो परसेवरेंस स्पेलिंग इंपॉर्टेंट सही है, मैंने बताया था। हिंदी भी मैंने बताई थी, दृढ़ता। टॉलरेंस ना, टॉलरेंस ये इसकी मीनिंग आप लोग बहुत अच्छी तरह जीरो टॉलरेंस सुना होगा, वही है सहन, सहन बर्दाश्त टाइप का, ठीक। अब आते हैं कि ये क्या लिखा है, स्टोइज्म। ओ माय गॉड, स्टोइज्म का मतलब आप समझिए दोस्तों, जैसे एक ऐसा आदमी
जिसको वो जैसे दुख दर्द से परे हो, बहुत दुखी में बहुत दुखी ना होना, बहुत खुशी में बहुत खुश ना होना, इस तरीके के आदमी को कहते हैं, स्टोइज्म। तो आप एक टाइप से इसको कह लो वैराग्य, वैरागी आदमी ना। भगवान शिव का एक मतलब वो कह सकते हैं हम लोग, ये नेचर है। बहुत अच्छी बात है। रेटिसेंस, ये रेटिसेंस माने होता है कम बोलने वाला। रेटिसेंस का मतलब होता है ऐसा एक आदमी जो कम बोलता हो ना। ठीक है, देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं इनडिफरेंस और टू प्लेजर और पेन। देखिए कितना बढ़िया सा पूछा है कि जो उदासीन हो न खुशी से और पेन से, यानी उसको दुख से, दर्द से, खुशी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो हमने बताया था स्टोइज्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। तो हम 61 का आंसर क्या करें, बी ना। और ये क्या था, सिस्टम, ठीक है, मिल गया आंसर टोटलिटेरिज्म। फिर इसके बाद कस्टम है, ठीक है, मोर्स। फिर इसका आंसर कौन है ये, अच्छा ठीक है, जज साहब है। ठीक है, और ये स्टोइज्म अभी मैंने बताया अभी इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख रहे होंगे। तो ये था वन वर्ड। देखते हैं आगे क्या है। ओ माय गॉड, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आपकी मतलब इसी को देखकर मुझे अंदर से इतनी उत्साह आ रही है कि मैं एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो बनाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, इसी तरह से आप मेरा उत्साह बनाए रहिए। और जो 2020 सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, जो 25 मई के बाद आने वाला है, बस उसी के लिए टारगेट करते रहिए दोस्तों। और ये वीडियो 2 4 5 10 20 मिनट का जो भी वीडियो है, इस पर एक वक्त जरूर गुजारिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के मद्देनजर ही डिजाइन किया जा रहा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।